गए हम अपना केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का लेक्चर नंबर 3 लेके। हम यहाँ पे करेंगे वो वाले केमिकल जो कि हमारे फूड्स में डलते हैं, फूड, ठीक है, फूड आइटम्स में, ठीक है। कौन क्यों को डाल सकते हैं हम केमिकल्स अपने फूड आइटम्स में? या तो उनको प्रिजर्व करना हो अपने को, या तो उनका फ्लेवर वगैरह एनहांस करना हो, उनकी शक्ल वगैरह सुधारनी हो, रंग वगैरह देना हो, ठीक है, एनहांसिंग द अपील, और या उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ानी हो, ठीक है ना। तो हमारी जो केमिकल्स पड़ते हैं अलग अलग, वो कौन कौन सी कैटेगरी के हो सकते हैं? फ्लोर इम्प्रूवर्स, मतलब जो कि उसको जल्दी किया आपकी ब्रेड वगैरह को फंगस या कुछ चीज़ को खाने को ख़राब ना, एंटी स्टेलिंग एजेंट्स, ब्लीचर्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, रंग एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसको ख़राब ना हो, वो भी ऑक्सीडेशन के थ्रू ज़्यादातर फूड ख़राब होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स जो आपके वही स्मेल फ्रेग्रेंस वगैरह देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, फैट्स मल्सीफायर्स स्टेबलाइजिंग एजेंट, फैटी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल करने के लिए, या उनको जो उनकी मल्शंस बनाएगी है वो स्टेबल रहें, ख़राब ना आए जल्दी, ठीक है। फूड कलर्स, ठीक है, रंग देने के लिए, प्रिजर्वेटिव्स उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए, सोडियम बेंजोएट फॉर एग्जांपल आपका एक प्रिजर्वेटिव है। और आपने जो डेली लाइफ में देखा है नमक और चीनी, आपने देखा है ना, चटनी और अचार जल्दी ख़राब नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर चीनी और नमक वगैरह डाले होते हैं। वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस को डिहाइड्रेट कर देते हैं। पानी तो जीवन के लिए ज़रूरी है, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इससे आपका वो अचार और चटनी ख़राब नहीं होती। उसके अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वो क्या है, आप मोस्ट जो खाना खा रहे भाई साहब आजकल तो अडल्ट्रेशन, ठीक है, तो उसकी वजह से हमको क्या, हमारी बॉडी, वैसे भी हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हमारी डाइट में इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलता नहीं, मिनरल्स विटामिन हमारी बॉडी बैलेंस डाइट ले नहीं पाती, तो हमको क्या सजेस्ट करते हैं डॉक्टर से, वो क्या ये क्या डाल देते हैं उसमें वाइटामिन वगैरह, मल्टी वाइटामिन कैप्सूल वगैरह हमको लेने पड़ते, सप्लीमेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। बॉडी बिल्डिंग वैसे भी आप देखते ही हो, लोग आप सप्लीमेंट्री डाइट लेते ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट डिटेल में। ये क्या होंगे भाई साहब? क्या होगा कि अगर आप चीनी वगैरह खाते हो तो आपकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं, ठीक है, आपका वेट पुट ऑन हो जाता है, तो आपको क्या बोलते हैं, या डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है। तो इस चीज़ को अगर आपको टेस्ट मिल जाए बट कैलोरीज ना मिले, ये एजेंट हेल्पफुल हो जाएंगे। ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यही काम करते हैं। इनका एग्जांपल सबसे पहले एस्पार्टम आ जाएगा। ये एक डाइपेप्टाइड है, किसका? एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलैलानाइन का। इसका स्ट्रक्चर मैंने आगे डिटेल में समझाया, बना कैसे। डाइपेप्टाइड है जो कि 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। फिनाइलैलानाइन का मिथाइल एस्टर लेते हैं। ये 100 गुना सुक्रोज से क्या होता है, वो होता है मीठा होता है। ये एक, क्योंकि डाइपेप्टाइड है, इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई साहब कि प्रोटीन जैसे होते हैं इनको हीट करो ख़राब हो जाते हैं, ये भी हीटिंग पे ख़राब हो जाता है। इसलिए ये वाली शुगर जो है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में डलता है, ठीक है। ये आपने सैकरिन, ठीक है, ये आपका ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड है, ठीक है। ये 550 गुना सुक्रोज से क्या बोलते हैं मीठा है। ये मोस्टली डायबिटीज़ पेशेंट को दिया जाता है सैकरिन, ठीक है। ये अपनी बॉडी में ऐसा चीज यूरिन में एक्सीडेंट टॉक्सिक भी नहीं होता। सुक्रालोस क्या है जी, ये सुक्रोज के जैसा ही है, ठीक है, बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिंग इसमें भी है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो ग्लूकोज रिंग है वहाँ पे आपकी C4 पोजीशन पे OH की या Cl, ग्लूकोज की C4 पे और फ्रक्टोज की C1 और C6 पे Cl होता है। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है किसका? सुक्रोज का। ये लिखा हुआ है, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 600 गुना मीठा है ये, ठीक है। अपीयरेंस, अब सुक्रोज की शक्ल जैसी शक्ल है, बस दोनों का फ़र्क है, तो इसलिए क्या होगा, सब कुछ वैसा ही सुक्रोज के जैसा ही होगा, बट जो कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके बाद एलिडेम, ये भी आपका पेप्टाइड ही है, ठीक है, डाइपेप्टाइड इसको बोल सकते हो। ये भी इसका भी स्ट्रक्चर मैंने आगे एक्सप्लेन किया। 2000 गुना मीठा है ये। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर स्टेबल है इसके मुकाबले, बट प्रॉब्लम क्या है, मीठा बहुत है, तो मीठा कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसकी और इसकी स्ट्रक्चर मैंने आगे एक्सप्लेन की है। अब देखो, कोई भी अमीनो एसिड होगा ना, उसका बेसिक चीज़ तो यही रहने वाली है कि एक CH होगा, इसको एक कार्बन एसिड ग्रुप लगा है, एक NH2 और एक H, ये कंपलसरी है अमीनो एसिड। ये R ग्रुप चेंज होता है। ऐसे देखो एलानीन, ये R क्या हो जाएगा, मिथाइल। अगर फिनाइल एलानीन है, इसके नाम फिनाइल, इसमें फ़र्क है, फिनाइल का फ़र्क है ना नाम में, यहाँ पे इस मिथाइल के ऊपर एक H उखाड़ के क्या निकालेंगे, फिनाइल लगा देंगे, फिनाइल एलानीन। उसके अलावा एस्पार्टिक एसिड, इसमें किस चीज़ का फर्क, H की जगह एसिड ग्रुप और लगा दिया। ये 2 एसिड ग्रुप आ गए, इसलिए इसके नाम के एंड पे एसिड लग गया। ऐसे ही होता है ये आपका अमीनो एसिड को याद करने का तरीका, जिनके अंदर एक से ज़्यादा, वैसे तो हर अमीनो एसिड के अंदर क्या होगा, एक एसिड ग्रुप तो एक आएगा, जिसमें एक एसिड ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाए तो उसके नाम पे जनरली एंड पे एसिड लगना शुरू हो जाता है, एस्पार्टिक एसिड, ऐसे ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि भाई साहब जो आपका एस्पार्टम कैसे बना था। एस्पार्टम में क्या था, एक आपका उसके नाम से पता चलता है एस्पार्टिक एसिड, और पी से याद रखो फिनाइलएलानीन। तो एस्पार्टिक एसिड लिख लिया मैंने, यहाँ लिख दिया, और फिनाइलएलानीन का मिथाइल एस्टर, यहाँ से वाटर निकाल दो, तो ये तुम्हारा
अब कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, अमाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, एस्पार्टम का। इन दोनों में से ये वाटर निकाल दो बस, ये CO को NH के साथ जोड़ दो, ये एस्पार्टम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड होगा, कैसे बना। अब आपका एलिटेम में क्या है, एस्पार्टिक एसिड तो है ही, दोनों के अंदर ए से एस्पार्टिक एसिड तो है ही, और जिसके अंदर पी नहीं है ना नाम के अंदर, उसके अंदर याद रखना दूसरा वाला जो है ना वो कौन सा है जी, एलानिन पार्ट है। दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है, एलानिन, ठीक है। एक तो एस्पार्टिक एसिड, दूसरा एलानिन, उसके अंदर पी नहीं है नाम के अंदर, ठीक है। ये दोनों ये से शुरू होने वाले हैं उसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद आपका ये दिस इज नॉट एन अमीनो एसिड, ये एक आपका क्या बोल सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये अमीन है, यहाँ से फिर से एसिड जुड़ गया, ठीक है। इसको ट्राइपेप्टाइड नहीं बोल सकते क्योंकि अमीनो एसिड तो एक्चुअली दो ही ना, ये तो कुछ अमीन पार्ट है, कुछ बाहर से आया, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड है, इसमें एल एस्पार्टिक एसिड है और डी एलानिन है, ये याद रखना, एल एस्पार्टिक और डी एलानिन, ठीक है। एलानिन की डी फॉर्म कैपिटल डी फॉर्म और इसकी कैपिटल एल फॉर्म एस्पार्टिक, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से आपका वाटर निकल गया। अब आपको पता है नेमिंग का, आईयूपैक नेमिंग का रूल है, जहाँ से आपका जुड़ता है चीज़ उस कार्बन को नंबर 1 देना। तो ये आपका नंबर 1 हो गया, नंबर 2, ये 3, ये 4, यानी कि 2 पे आपका क्या बना हुआ है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं और एक 4 पे मिथाइल लगा, 3 थाईटेन देंगे, ठीक है जी। तो ये है एक्चुअली। उसके बाद ये सुक्रालोज को समझाने का तरीका था, ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को प्रोच किया Cl, ग्लूकोज के अंदर फोर्थ को प्रोच की जगह Cl, और आपके फ्रक्टोज के अंदर फर्स्ट कार्बन के OH की जगह Cl और 6 कार्बन के OH की जगह Cl, ये आप याद है, ठीक है जी। तो जैसे सुक्रालोज का स्ट्रक्चर भी आपको याद हो गया, ठीक। आगे आ गया फ्रूट प्रेजर्वेटिव क्या है, जो उसको माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाएंगे, जैसे मैंने बताया टेबल सॉल्ट, शुगर, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी एज मेटल इन बॉडी, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एंड पर्पनिक आर आल्सो यूज्ड एज एसिड्स, ठीक है। ये आप याद कर लो, ठीक। खाने को बचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, वो उसके भी काम है, जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। आपने देखा हुआ भाई साहब कि जो आपके जो चिप्स वगैरह है उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है, क्यों भरी होती है, जो लेस वगैरह होते हैं, अगर उनके पैकेट पंचर हो जाए धीरे धीरे उसमें जो पंचर पैकेट है उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, उसको नाइट्रोजन उसको प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन को, ठीक है जी, उनको स्टेल नहीं होने देती। तो आपको जो मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट यूज होते हैं ना, ये है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। हाइड्रोक्सीटोलिन का आता है, बेंजीन को एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोक्सीटोलिन मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, उसके ऑर्थो पे क्या लगा दो जी, दोनों ऑर्थो साइड पे ब्यूटाइल टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दो, ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन हो गया। ऐसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल क्या था, OCH3, हाइड्रोक्सी लग गया, अब OCH3 के बदल में क्या लगा दो, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगा, दिस इज ब्यूटा। ये आपके 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। आगे सल्फर डाइऑक्साइड आर आल्सो यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट फॉर वाइन एंड बियर, ठीक है। ये आप देखा पील फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, ठीक। आगे चलें, फिर आ गया हमारा जी अगला क्लींजिंग एजेंट्स। अगले जो हमारे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमारी वो जो रोल प्ले करती है वो एज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आपने देखे होंगे, ठीक है। वो क्या करती हैं, सोप्स 2 तरह के होते हैं, एक तो आप स्किन के ऊपर अपनी स्किन वगैरह के लिए यूज़ करते हो नहाने धोने के लिए, हाथ वगैरह वॉश करने के लिए, दूसरे होते हैं जो बर्तन वगैरह मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए। ज़्यादातर जो आपके जो पोटाशियम सॉल्ट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वो स्किन वगैरह आपकी बॉडी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो सोडियम सॉफ्ट होते हैं वो धोने वगैरह के लिए काम आते हैं, ठीक, नॉन लिविंग, ठीक। सोप्स बेसिकली होते हैं एक्चुअली, सोप्स होते हैं सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिट। स्टेरिक मतलब 17 कार्बन, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर याद करवाता हूँ। स्टेरिक एसिड कौन कौन सा होता है, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिटिक 15, 16 कार्बन होते हैं। स्टारिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, 17 इसके मैं भी चेन में ही होते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी। ओलिक एसिड, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप बनता कैसे बेसिकली, आपने जो मान लो ग्लिसराइल एस्टर है किसी भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल क्या होती है, 3 कार्बन, तीनों कार्बन को एक एक OH लगा हुआ है, ठीक है। अब उसका एस्टर बना दो किसके साथ, स्टेरिक एसिड का। स्टेरिक एसिड क्या होता है, 17 कार्बन, उसमें 17 का डबल कितना आता है अल्केन के हिसाब से, 17 34 + 2 36 होना चाहिए, बट एक H उतार दिया, ये आगे लगा होगा 35 C17H35 COH, देखो 18 कार्बन स्टेरिक एसिड। आप याद कर रखो जो आपने चेन बनानी उसके अंदर 17 कार्बन है, ये एक OH एक एसिड के साथ ऐड किया, ये दूसरा OH दूसरे एसिड के साथ, तीसरा OH तीसरे के साथ, ठीक है। अभी आप याद रखो, इसमें आपने क्या डाल देना, बेस के साथ ट्रीट कर देना। बेस क्या होगा, यहाँ से तोड़ देगा इस बॉन्ड को, यहाँ से ग्लिसरॉल बाहर आ गई और यहाँ से क्या बचा, ये आपका C17H35 CO और O नेगेटिव मैंने यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये बन गया आपका। तो देखो सोडियम स्टीरेट, ये आपका एक तरह का क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सोप है।
अगर यहाँ पे 15 लिख देता, 15 का डबल कितना हो जाता, 30 + 2 32 होना चाहिए था, पर 31 लिखा होगा यहाँ पे पामेटिक एसिड के। ये वाला एसिड, ये कार्बन मत काउंट करना, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पामेटिक एसिड में आप 15 कार्बन इस चेन में, कितने को 17 कार्बन, कितनी लंबी चेन बन गई है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एसिड ग्रुप तो आ ही गया ना आपका, उसका एसिड का सॉल्ट बन गया ना। तो ये क्या लिखा हो, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ही लेने ना आपने, अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम लिख देते वो स्किन वाले साबुन हो जाते। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है। अब एक बात याद रखना, ये जो आप ये इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन, सोप बन गया ना, इस रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है। ये किसकी जैसी है, ये बेस, ये एसिड हो गया, एसिड का डेरिवेटिव, और ये बेस है, दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है जी, एक तरह का आपका एसिड बेस सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी एसिड बेस रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो कहता है एस्टर ऑफ फैटी हाइड्रोलाइसिस एंड द सोप ऑब्टेन रिमेन इन द क्लोराइड। ये सोप कैसे बनेगा, डिसॉल्व होगा पर बीच में क्लोराइड के ट्रू सोल्यूशन नहीं होगा, कोलाइडल फॉर्म होगा। तो उसको नीचे गिराने के लिए हम क्या डाल देते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन आप जब आप सोप बीच में नीचे गिर जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो बाकी ऊपर लिक्विड बन जाएगा उसके अंदर क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल, विच कैन, वो ग्लिसरॉल को कैसे रिकवर कर सकते हैं, बाय डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सारा कुछ हो गया, सोप सेपरेट, ग्लिसरॉल सेपरेट पानी में से। ठीक है, आगे बात करें, चलो जी। और टाइप्स ऑफ सोप कैसे हो सकते हैं, ठीक है, एक तो टॉयलेट सोप हो गए, इसमें क्या है जी, बेटर फैट और ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी ये सेंसिटिव होंगे ना। ठीक है, तो यूज बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सेस ऑफ अल्कली। ठीक है, सेंसिटिव होगी स्किन आपकी। ठीक है, कलर परफ्यूम्स भी ऐड कर रहे ताकि उनमें से अगर आप वॉश रूम में यूज़ कर रहे हो तो उसकी फ्रेगरेंस आती रहे। सोप्स दैट फ्लोट, जब झाग वो दिखाते नहीं, वो क्या बोलते हैं, जकूजी में झाग बनी हुई है साबुन, उसमें से, तो उसमें से क्या हो जाता है, ऐसे सोप में क्या होता है, एयर बबल्स बीट किए जाते हैं। ठीक है, मेड बाय बीटिंग टाइनी एयर बबल बिफोर देयर हार्डनिंग। ऐसे सोप को ऐसे बनाया जाए, उसके अंदर एयर पॉच की जाती है। ठीक है, वो झाग ज़्यादा बनाए, फ्लोट करते हैं साथ में ऊपर। ट्रांसपेरेंट सोप, इनको क्या है भाई साहब, आप अल्कोहल के साथ ट्रीट कर दोगे, उसमें कलरिंग एजेंट रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, मेड बाय डिसॉल्विंग सोप इन इथेनॉल एंड देन वेपरिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। मेडिकेटेड सोप मतलब उसमें डिटॉल वगैरह, सैवलॉन वगैरह डाल दो। ठीक है, और डिटॉल, कभी कभी ड्यूटेंट्स भी, बायोएथेनॉल भी डाल देते हैं। शेविंग सोप, इनका क्या होता है, इनको लेदर, इनको आपको झाग ज़्यादा बनाना होता है, इनके अंदर रोजेन डाले होते हैं। देखो, अ गम कॉल्ड रोजेन एसिड व्हाइल मेकिंग द इट फॉर्म सोडियम विच लेदर्स वेल। ठीक है, अच्छी झाग बनाए। लॉन्ड्री सोप्स कंटेन फिर लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। ये याद करने वाली बात है। सोप चिप्स, ये क्या भाई साहब, सिलेंडर के ऊपर सोप चला दो, उसमें से बाहर में कुरेद लो। आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑन टू कूल सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस। सोप ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड बाय नेचर सोप बबल्स, छोटे छोटे सोप। ठीक है, सोप पाउडर्स एंड स्कोरिंग सोप। स्कोरिंग मतलब क्या, अब्रेसिव, वो जो आपके स्किन में से क्या बोले, जैसे वो क्या बोल जाते हैं उसमें, जैसे प्यूमिस स्टोन होता है जिससे आप स्किन को रगड़ते हो, या आपके वो स्क्रबर्स जो होते हैं, वो चीज़ें इनमें डाली होती है स्कोरिंग सोप्स। और contains some scoring agents such as pumice stone and finely rounded sand and filters like sodium carbonate, trisodium phosphate. Filter make the soap act more rapidly. Trisodium phosphate allowed